डार्क किचन, जिसको क्लाउड किचन, वर्चुअल किचन या फिर घोस्ट किचन कहते हैं, उसको हम 5 स्टेप्स में समझेंगे। ये फूड बिजनेस कैसे घर और कमर्शियल दोनों ही जगहों से किया जा सकता है, इसको भी हम समझेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये 5 स्टेप्स क्या हैं। पहले स्टेप में हम ये समझेंगे कि ये डार्क किचन क्या होता है और ये क्यों शुरू हुआ। दूसरे स्टेप में हम ये समझेंगे कि डार्क किचन का मार्केट क्या है और इसका फ्यूचर कैसा है। तीसरे स्टेप में हम ये जानेंगे कि डार्क किचन के एडवांटेजेस क्या हैं और चौथे स्टेप में हम उसके डिसएडवांटेजेस को समझेंगे और 5वें स्टेप में हम ये जानेंगे कि डार्क किचन का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं और यहाँ मैं ये बताऊंगा कि आप अगर चाहें तो इसको घर से भी कैसे कर सकते हैं। तो एक बिजनेस आइडिया के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए इसको पूरा देखें, बीच में कोई पोर्शन स्किप ना करें, वरना आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से गलत बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और मैं एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट और ऑथर हूँ। इस चैनल पर मैं फ्रेंचाइजिंग और बिजनेस से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड शेयर प्लीज जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आते हैं अपने पहले स्टेप पर कि ये डार्क किचन का कंसेप्ट है क्या और ये कंसेप्ट फूड बिजनेस में क्यों और कैसे आया। डार्क किचन उस फूड बिजनेस को कहते हैं जहां सिर्फ फूड की डिलीवरी होती है और कस्टमर को डायरेक्टली सर्व नहीं किया जाता है। यूजुअली जो फूड डिलीवरी होती है वो फूड डिलीवरी ऐप जैसे कि जोमेटो और स्विगी द्वारा की जाती है। डार्क किचन की वजह से फूड बिजनेस में बहुत बदलाव आ रहा है, तो इसलिए हम डार्क किचन को फूड बिजनेस के डिस्रप्टर की उपाधि दे सकते हैं। और अगर आप डिस्रप्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या होता है तो ऊपर आई बटन में आपको मेरे एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां पे मैंने ये एक्सप्लेन किया है। डार्क किचन डिस्रप्टर इसलिए है क्योंकि ये एक लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है जिसने फूड बिजनेस स्टार्ट करने और कस्टमर को बिल्कुल ही नए तरीके से सर्व करने का ऑप्शन दिया है और अब ये ऑप्शन मेन स्ट्रीम होता जा रहा है। डार्क किचन को मिल रही सफलता के एक बहुत बड़ा कारण टेक्नोलॉजी में आ रहा बदलाव है। एक टाइम था जब किसी को अगर घर में खाना नहीं खाना होता था तो वो बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता था। फिर कुछ समय बदला और लोग घर पे ऑर्डर करने लगे, मगर उस जगह से जहाँ पर उन्होंने पहले ट्राई किया था और जहाँ का खाना वो या खाने के टेस्ट को वो ट्रस्ट करते थे। अब वो समय आ गया है टेक्नोलॉजी की वजह से लोग वहां से भी खाना मंगाते हैं जहाँ का उन्होंने कभी पहले ट्राई ही नहीं किया है और वो ऐसा कर पाते फूड डिलीवरी एप्स और उनकी वेबसाइट पर छोड़े गए कस्टमर्स के रिव्यूज को पढ़कर। टेक्नोलॉजी में बदलाव के अलावा कस्टमर्स में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और वो ये है कि अब कस्टमर्स नए तरीके का खाना ट्राई करने और नई जगह से ऑर्डर करने में हिचक नहीं रहे हैं। आज का फूड कस्टमर बहुत ही एक्सपेरिमेंटेटिव है, इसलिए बहुत से नए तरीके के खाने मेन स्ट्रीम होते जा रहे हैं। इन सब के चलते अब फूड बिजनेस बहुत हद तक खाने की टेस्ट, क्वालिटी और प्राइस के बारे में बनकर रह गया है और यहाँ से लोकेशन, एम्बियंस, सर्विस और मेन्यू जैसी चीजें अनइम्पोर्टेंट हो गई हैं। ये जो डार्क किचन है इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि फूड सेक्टर में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा था और साथ ही में खर्चे भी बढ़ रहे थे। ये तो हम सब जानते हैं कि एक रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि पहले तो सेटअप कॉस्ट ही बहुत ज्यादा होती है और फिर इसको चलाने का खर्चा जैसे कि रेंट, स्टॉक, सैलरीज, मटेरियल कॉस्ट और साथ में और भी खर्चे होते हैं जो एक रेस्टोरेंट ऑनर को मैनेज करने पड़ते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि वो एक ऐसा बिजनेस मॉडल ढूंढें जो सेटअप करने में भी आसान हो, कम खर्चे का हो और चलाने में भी उसको खर्चा बहुत कम आए। और जब फूड डिलीवरी एप्स आए तो लोगों ने अपना खाना ऑर्डर करने का तरीका बिल्कुल ही बदल लिया। एंटरप्रेन्योर्स को डार्क किचन एक ट्राई किया जा सकने वाला बिजनेस आइडिया लगा। कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने इसको ट्राई किया, उनको सक्सेस मिली और फिर उसके बाद ये बिजनेस आइडिया बहुत तेजी से फैलने लगा। तो चलिए अब आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 2 पर, जो है डार्क किचन का मार्केट कैसा है और इसका फ्यूचर कैसा है। इंडिया में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का मार्केट अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन रुपीज यानी कि कहे तो 1000 करोड़ रुपए के करीब का है। उसमें से 30% मार्केट शेयर डार्क किचन का है। मगर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डार्क किचन का मार्केट है वो 35% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी का मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे डार्क किचन का मार्केट भी बढ़ेगा। इनफैक्ट कोरोना वायरस के बाद की इकोनॉमी में डार्क किचन के मार्केट के और भी तेजी से बढ़ने की संभावना है और हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट में डार्क किचन का मार्केट शेयर 30 से बढ़कर और भी ज्यादा हो जाएगा और ये हम अगले आने वाले कुछ महीनों में ही देखेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पे, जो है कि डार्क किचन के एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है लेस सेटअप कॉस्ट, मतलब शुरू करने का खर्चा कम। एक डार्क किचन की सेटअप कॉस्ट एक रेस्टोरेंट के मुकाबले बहुत ही कम होती है क्योंकि यहाँ पर कस्टमर को बैठाने की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए ना यहाँ तो सिटिंग स्पेस होती है और ना ही कोई रिसेप्शन एरिया होता है। तो इस वजह से छोटी जगह में काम चल जाता है और साथ ही में क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स का आना जाना नहीं होता है तो एम्बियंस को अच्छा रखने और इंटीरियर्स में ज्यादा पैसा लगाने की भी कोई जरूरत होती ही नहीं है। इनफैक्ट इंटीरियर होता ही नहीं, तो अच्छे एम्बियंस का खर्चा नहीं होता है। तो इस वजह से इंटीरियर की लागत, जो कि एक बहुत मेजर एक्सपेंस होता है किसी भी रेस्टोरेंट के लिए, वो भी एकदम मिनिमम हो जाता है।
और डार्क किचन के लिए किसी मेन मार्केट में जगह लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी डिपॉजिट भी बहुत कम हो जाता है। दूसरा एडवांटेज है लेस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मतलब चलाने का खर्चा कम, क्योंकि डार्क किचन में जगह कम लगती है और वो भी प्राइम लोकेशन पर नहीं होती है, इसलिए वहाँ का रेंट कम होता है और साथ ही में कस्टमर्स को डायरेक्टली सर्व नहीं करना पड़ता है, इसलिए मैन पावर भी कम लगती है, जिससे कि सैलरी एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। और इस तरह के कुछ और भी एक्सपेंसेस है जो डार्क किचन में इनकर नहीं करने पड़ते हैं। सो इन सब वजहों से डार्क किचन को चलाने का खर्चा बहुत ही कम आता है। जो तीसरा बहुत मेजर एडवांटेज है यहाँ इसका, वो है क्विक ROI रिकवरी। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि एक रेस्टोरेंट के मुकाबले डार्क किचन की सेटअप कॉस्ट कम होती है और उसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम होते हैं। और जब आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम होते हैं तो आपका मार्जिन बढ़ जाता है, और जब आपका मार्जिन बढ़ जाता है और आपकी सेटअप कॉस्ट कम होती है तो ऑब्वियसली आपका ROI रिकवरी पीरियड सिकुड़ जाता है या कम हो जाता है। चौथा एडवांटेज है सक्सेस विद लिमिटेड मेन्यू। डार्क किचन और रेस्टोरेंट्स में एक बहुत बड़ा अंतर है, वो है उनके मेन्यू का। जहां एक रेस्टोरेंट में आपको एक मेन्यू के अंदर बहुत सारे आइटम दिखेंगे, वहीं डार्क किचन में आपको बहुत ही फोकस्ड मेन्यू दिखेगा। अगर किसी डार्क किचन ओनर के पास अपने मेन्यू में 12 से 15 प्रोडक्ट भी हैं और उनकी क्वालिटी, टेस्ट और प्राइस बढ़िया है, तो ये मान के चले आपका बिजनेस चल जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने चौथे स्टेप पर और देखते हैं डार्क किचन के डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज नंबर 1, क्योंकि क्लाउड किचन में जो फूड डिलीवरी है वो फूड डिलीवरी एप्स के द्वारा की जाती है, तो इसलिए ये डार्क किचन के ओनर के हाथ में नहीं होता है कि वो डिलीवरी कब और कैसे हो रही है, टाइम पे हो रही है या नहीं हो रही। डिसएडवांटेज नंबर 2, अगर कोई कस्टमर किसी चीज को लेकर कंप्लेंट करता है तो वो डायरेक्टली सबसे पहले जो फूड डिलीवरी एप्स है वो अपने लेवल पे हैंडल करते हैं, और वो कंप्लेंट कैसे हैंडल होगी उस पर भी एक डार्क किचन ओनर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। और जो तीसरा बहुत मेजर पॉइंट है कि यहाँ पर एक डार्क किचन का जो ओनर होता है वह पूरी तरह फूड डिलीवरी एप्स पर ही डिपेंडेंट होता है। तो इन केस किसी वजह से फूड डिलीवरी एप्स उस बिजनेस ओनर को या उस बिजनेस को अपने प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं तो वो बिजनेस बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं अपने 5th स्टेज पर और ये समझते हैं कि हाउ टू स्टार्ट डार्क किचन बिजनेस। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसी डार्क किचन ब्रांड की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं या आप खुद का अपना ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं। अगर आप किसी डार्क किचन ब्रांड की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है, जो भी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज वहां आपको दिखेंगी जो आपके बजट में होंगी उनको आप कॉन्टैक्ट करेंगे। कुछ फ्रेंचाइजर्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो फाइनली मिला के होगा वो ये कि आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी शॉर्टलिस्ट करने की, और उसमें से आप एक शॉर्टलिस्ट करके साइन अप कर लेंगे। और उसके बाद आप जिस ब्रांड की भी फ्रेंचाइज लेते हैं, जो उसका फ्रेंचाइजर होगा, फिर वो आपको बताएगा कि आपको आगे क्या करना है और कैसे करना है। बट अगर आप अपना ब्रांड शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो अब हम ये पॉइंट समझेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। कोरोना वायरस आने के बाद से बिजनेस करने के डायनामिक्स बिल्कुल ही बदल गए हैं। तो ऐसे में एक बिजनेस पर्सन को क्या करना चाहिए और जो कस्टमर्स में बदलाव आए हैं उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। उसी पर मैंने एक वीडियो बनाया जो ऊपर आपको आई बटन पे जिसका लिंक मिल जाएगा, वो आप वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ही आप बदले हुए समय के हिसाब से अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। और अगर आप इस बदले हुए समय के हिसाब से ही स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और समझते हैं कि कैसे आप डार्क किचन का बिजनेस खुद का शुरू कर सकते हैं, कैसे डार्क किचन के कंसेप्ट को होम बिजनेस आइडियाज में बदल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको यह बिजनेस किसी कमर्शियल स्पेस पर रह करके करना है या आप घर से ही करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि अगर आप कमर्शियल स्पेस पे लेकर के करते हैं तो वहाँ आपको रेंट भरना पड़ेगा, बट अगर आप घर से करते हैं तो आपको रेंट नहीं भरना पड़ेगा, मगर आप बहुत बड़ा सेटअप नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजन लेना होगा। सेकंड स्टेप ये होगा कि आपको अब ये डिसाइड करना है कि आप कौन से फूड निश में उतरना चाहते हैं। जैसे कि आप चाइनीज का शुरू करना चाहते हैं, साउथ इंडियन करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी पराठास का ही करना चाहते हैं, तो वैसा कोई निश आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो कंज्यूमर्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उसमें से ज्यादातर पहले ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या ऑर्डर करना है, उसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहां से ऑर्डर करना है। और यूजुअली कस्टमर्स वहीं से ऑर्डर करते हैं जो ब्रांड उस फूड बिजनेस के लिए या उस प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। और अगर आपका ब्रांड किसी निश के लिए नहीं जाना चाहेगा तो आप फूड ब्रांड्स की भीड़ में खो जाएंगे। तो और अब नेक्स्ट पॉइंट है, एक बार आपने अपना निश डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको डिसाइड करना है आपका ब्रांड नेम। मगर वो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो आपके फूड सेगमेंट या निश को डिफाइन कर सके। तो इससे आपका ब्रांड रिकॉल काफी हाई हो जाएगा कस्टमर्स के माइंड में। तो अगर हम एग्जांपल से समझें कि इन केस आप पराठों का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कोई भी नाम जैसे कि पराठा हाउस, पराठा 15, देसी पराठा, आप कुछ ऐसा नाम रखें
रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसा नाम रखें जो आपके कस्टमर्स को आपके फूड बिजनेस के बारे में बता सके। एक बार आपका ब्रांड नेम डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद FSSAI रजिस्ट्रेशन और बाकी गवर्नमेंट अप्रूवल्स के लिए काम शुरू कर दें। इसके इमीडिएटली बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप अपना मेन्यू डिसाइड करें। ये काम या तो आप खुद कर सकते हैं या आप इसके लिए किसी शेफ को हायर कर सकते हैं। यहाँ आपको ये मान के चलना है कि आपका मेन्यू किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू के मुकाबले बहुत ही छोटा होगा। आप उतना बड़ा मेन्यू नहीं बना सकते हैं जितना कि रेस्टोरेंट में होता है, बल्कि उससे बिल्कुल उल्टा आपका मेन्यू जो है एकदम फोकस्ड होना चाहिए। और मेन्यू डिसाइड होने के बाद अकॉर्डिंगली आप किचन इक्विपमेंट्स का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। टू बिगिन विद आप सेकेंड हैंड इक्विपमेंट से भी काम शुरू कर सकते हैं। फिर आपको अपनी टीम डिसाइड करनी है, उनके रोल्स डिफाइन करने हैं और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देनी है। और अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट है प्राइसिंग। प्राइसिंग डिसाइड करते समय आपको अपने सभी खर्चों को, जैसे कि आपकी सेटअप कॉस्ट, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट और आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब डिलीवरी एक्सपेंसेस, इनको ध्यान में रखना होगा। साथ ही में आपको अपने जो कंपटीशन है वो क्या प्राइस पे बेच रहा है उसको भी ध्यान में रख के अपनी प्राइसिंग डिसाइड करनी पड़ेगी। एक बार आपके पास सभी रिक्वायर्ड गवर्नमेंट अप्रूवल्स आ गए, आपके FSSAI के साथ रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आप इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फूड डिलीवरी एप्स जैसे कि जोमैटो, स्विगी के साथ टाई अप का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन कंपनीज के साथ टाई अप का रिक्वेस्ट आप उनके वेबसाइट पर जाकर के भी कर सकते हैं। और अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, जो है मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन बजट। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन तो करना पड़ेगा, और अगर मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन करना है तो उसका बजट भी डिसाइड कर लेना चाहिए। इससे हमें ये पता करने में आसानी हो जाती है कि हमारे कौन से कैंपेन्स अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और कौन से नहीं दे रहे हैं। इससे आप समय समय पर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाने में सक्षम हो जाएंगे। और साथ ही में ऐसी बहुत सारी सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजीज हैं जो आप बिना एक पैसा खर्च किए कर सकते हैं। और अगर आप इन फ्री सेल्स प्रमोशन इनिशिएटिव्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आया तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। इस पूरे प्रोसेस में मैंने खर्चों का कोई भी एस्टिमेट नहीं दिया है, क्योंकि जो आपकी सेटअप कॉस्ट है और ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसलिए वो बता पाना इस स्टेज पर पॉसिबल नहीं होता। मगर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने घर से बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन योर फूड बिजनेस आपकी सेटअप कॉस्ट कुछ हजार से लेकर शायद 1-2 लाख के अंदर ही होगी। और अगर आप कमर्शियल स्पेस लेकर के थोड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी सेटअप कॉस्ट डेफिनेटली कुछ लाख में तो आएगी ही। अब वो कितनी होगी ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस क्या है, आप कौन सा फूड बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था डिटेल वीडियो कि आप कैसे डार्क किचन का बिजनेस के बिजनेस आइडिया को होम बिजनेस आइडिया में बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी फ्रेंचाइजिंग।